हेलो एवरीवन, मैं हरकेश अशोक दुबे रिवीजन एकेडमी से। आज मैं आपके साथ 12th फिजिक्स लेसन नंबर 5 ऑक्सीलेशन डिस्कस करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5 ऑक्सीलेशन। लेसन नंबर 5 पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। उनमें से पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन? क्या मतलब होता है लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का? हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करके रखा है। चलिए फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। गाइस, एंगुलर मोशन को रोटेशनल मोशन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अब हम इसका पाथ देखेंगे। जो लीनियर मोशन का पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन जो रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन का पाथ होता है वो सर्कुलर या कर्व्ड पाथ पे होता है। नाउ अगर मैं मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो लीनियर मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलेगा, बट वहीं पे सर्कुलर मोशन में आप डील करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। नाउ अगर मैं फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो मुझे फोर्स देखने के लिए मिलेगा वो अप्लाइड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन होगा। यहाँ पे टॉर्क अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके, नाउ मेजरमेंट, आप इसको मेजर कर सकते हो लीनियर मोशन को डिस्टेंस में, स्पीड में, एक्सेलरेशन में। वहीं आप रोटेशनल मोशन को मेजर कर सकते हो एंगल्स या रेडियंस में, एंगुलर स्पीड में, एंगुलर एक्सेलरेशन में। ओके, नाउ अगर मैं एग्जांपल देखूं लीनियर मोशन का, तो यहाँ पे आपको कार, बाइसाइकिल, रनर से सब लीनियर मोशन के एग्जांपल देंगे, बट रोटेशनल मोशन का एग्जांपल आपको मिलेगा व्हील्स में, गियर्स में, अर्थ के रोटेशन में। ओके, नाउ यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक और टेबल प्रिपेयर करके रखा है जिसमें हम इनके कुछ क्वांटिटीज़ के साथ डील करेंगे। जैसे लीनियर मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन रोटेशनल या एंगुलर मोशन में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा मिलेगा, एंगल के फॉर्म में वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होगा, लेकिन रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होगा। क्लियर? नाउ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होगा। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा डी ओमेगा बाई डी टी। अगर मैं मास की बात करूँ तो यहाँ पे कैपिटल एम मास रहेगा, लेकिन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोशन में आप मास के साथ डील करोगे, लेकिन एंगुलर मोशन में आप इनर्शिया के साथ डील करोगे। फोर्स यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा रोटेशनल मोशन में आपको टॉर्क लगेगा, टॉर्क आपका इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लीनियर मोशन में वर्क डन जो होगा वो F यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन रोटेशनल मोशन में जो वर्क होगा टॉर्क इंटू डी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियर मोशन में आपको काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, लेकिन वहीं पे रोटेशनल मोशन में आपको काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मिलेगा। यहाँ पे जो पावर रहेगा वो P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा। यहाँ पे रोटेशनल मोशन में जो पावर आपको मिलेगा वो टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी होगा। ओके, नाउ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आप डील करेंगे मेनली लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम के साथ, यानी P इज इक्वल टू एम वी, एंड रोटेशनल मोशन में आप डील करेंगे यह एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। नाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू गिव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीलेशन इन आवर डे टू डे लाइफ? क्या आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे सकते हो ऑक्सीलेशन का जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो? तो पहला पॉइंट है, ऑक्सीलेशन इज गोइंग बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली बिटवीन द टू पोजीशंस और स्टेट। सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि ऑक्सीलेशन होता क्या है। ऑक्सीलेशन में आगे पीछे रिपीटेडली दो पोजीशंस पे होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे आप कंटिन्यू आगे, ये आपके दो पॉइंट हो गए और आप बैक एंड फोर्थ कंटिन्यू कर रहे हैं, ये ऑक्सीलेशन कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीलेशन मोशन इज
हार्मोनिक मोशन। अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म देखूँ ऑक्सीलेटरी मोशन का, तो वो हार्मोनिक मोशन होता है। नाउ थर्ड पॉइंट अगर मैं देखूँ, ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स सच एज फ्रिक्शन। क्या होता है, जो ऑक्सीलेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो एक समय बाद रुक जाता है, ओके, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन उसके ऊपर काम करते हैं। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे झूलते हुए झूले पे आप इस बच्चे को देख सकते हो। आप जब भी झूले पे झूले होंगे तो आप मीन पोजीशन से आगे पीछे कंटिन्यू करते रहते हो और एक टाइम बाद रुक जाते हो, ठीक है। आप किसी वायर को हिला के देख सकते हो, उसका मीन पोजीशन ये रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करोगे वो कुछ इस तरह से ऑक्सीलेशन आपको शो करेगा। नाउ और हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे हमने ले रखा है एक बाउंसिंग बॉल, ये भी ऑक्सीलेशन का एग्जाम्पल है, ओके। टूरिंग फॉग, ये भी ऑक्सीलेशन का एग्जाम्पल है, ओके। कभी अगर आपने स्केल लेके उसको एक एंड से पकड़ के छोड़ा होगा तो वो भी ऑक्सीलेशन का एग्जाम्पल है, ओके। पेंडुलम यानी क्लॉक का पेंडुलम भी एग्जाम्पल है ऑक्सीलेटरी मोशन का। नाउ अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स। क्या पता है आपको रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो चलिए पता लगा लेते हैं व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? द रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट टू ब्रिंग द बॉडी टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए, झूलता हुआ झूला जो रुक गया वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही रुक गया। क्यों? क्योंकि जब झूला झूल रहे थे तो ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, लेकिन फोर्स लगाने के कारण वो आगे और पीछे मूव कर रहा था, लेकिन एट सर्टेन टाइम इंटरवल वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक गया। नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फंक्शन ओनली अ पोजीशन ऑफ द मास और अ पार्टिकल एंड इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। देखिए, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये सिर्फ पोजीशन ऑफ मास या पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। यह हमेशा ऑब्जेक्ट को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही ले जाने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट है, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑफ्टन रिफर्ड एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स को आप एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेक यूज ऑफ ऑक्सीलेशन, कैन यू आइडेंटिफाई। यस, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या सारे इंस्ट्रूमेंट ऑक्सीलेशन मोशन का इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफाई करके बताना है। यस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार, वायलिन, ये सब क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं ऑफ ऑक्सीलेशन, ओके। नाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट विच हैव स्ट्रिंग लाइक गिटार, वायलिन, ओके, एंड दे आर द एग्जीक्यूट द ऑक्सीलेटरी मोशन, ये सब के सब ऑक्सीलेटरी मोशन देते हैं। व्हेन वी हिट द स्ट्रिंग ऑफ गिटार और वायलिन दे मेक बैक और फोर्थ, वो आगे और पीछे करते हैं, ओके। जब भी आप गिटार के स्ट्रिंग को छोड़ते हैं तो वो टू और फ्रो यानी बैक एंड फोर्थ करते हैं, ओके। दिस मीन्स दे एग्जीक्यूट ऑक्सीलेशन, इसका मतलब है कि वो ऑक्सीलेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डज अ बॉल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर बब्स अप एंड डाउन इफ पुश डाउन एंड रिलीज। क्या बोला है कि जब भी आप किसी वाटर के बकेट में बॉल डालते हो, उसको ऊपर करते हो, तो वो ऊपर नीचे क्यों करता है, वो फ्लोट क्यों करता है। उसका आंसर है, द वर्क एनर्जी डन बाय अ फोर्स टू पुश इट डाउन रिसाइड्स अ पोटेंशियल एनर्जी। जब भी वर्क एनर्जी आप उस पर लगाओगे तो जितनी ताकत आपको लगेगी उसको अंदर दबाने में, उतनी ही ताकत से वो ऊपर आएगा। व्हेन फोर्स इज रिमूव, जैसे ही आप ताकत हटाओगे, द बॉल इज पुश्ड अप, बॉल ऊपर की तरफ आएगा, ड्यू टू द बायोंट फोर्स, ये हमने 9वीं में पढ़ा था, बायोंट फोर्स विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल। अब ये जो फोर्स है ये इंक्रीज कर देगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल को। बॉल स्पीड्स एज इट्स गो अप, बॉल की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी जैसे ही वो ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे देखिए, हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डायग्राम भी बना रखा है। यहाँ पे देखिए, ये बॉल है, जितनी ताकत से आप उसे नीचे दबाते हो उतनी ही ताकत से वो ऊपर की तरफ आएगा, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉल रिलीज क्लोज टू द सरफेस अप हायर टू द वाटर। ये है वाटर सरफेस। आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट विच यू कैन परफॉर्म एट होम। काफ़ी साधारण सा प्रयोग है जो आप अपने घर पे कर सकते हो।
नाउ अभी हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। ऐसा कोई भी मोशन जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता हो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अ बॉडी परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट। ऐसा कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो वो सेम सेट ऑफ मूवमेंट को रिपीट करेगा। क्लियर? द टाइम टेकन फॉर वन सेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द पीरियड और पीरियोडिक टाइम। जितना समय लगता है उस एक मूवमेंट को होने के लिए उसे पीरियड या पीरियोडिक टाइम कहते हैं। नाउ अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सिलेटरी पीरियोडिक मोशन is a simple harmonic motion in which every particle of the oscillating body moves to or for about its mean position along a certain fixed path। क्या कह रहा है कि जो भी पीरियोडिक मोशन होता है, पहली बात तो जो पीरियोडिक मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एवरी जो पार्टिकल्स हैं ऑक्सिलेटिंग बॉडी की वो आगे पीछे होंगे अपने मीन पोजीशन से फिक्स्ड पाथ पे। पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारा पाथ है वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। द मोशन इज कॉल्ड द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं? अगर स्ट्रेट लाइन में हमारा मोशन हो रहा है तो ऐसे मोशंस को हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इफ द पाथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वो कोई सर्कुलर पे मोशन हो रहा है, सेम चीज अपने आप को सर्कल पे रिपीट कर रही है, तो उसको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ओके, the simplest interval of time after which to or for motion is repeated is called the time period। वो समय, वो साधारण सा smallest time यानी the smallest time interval जो सबसे कम टाइम लग रहा है उस मोशन को रिपीट करने के लिए, ओके, आगे और पीछे की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिपीट इट्स मोशन, वो समय जो उस मोशन को रिपीट करने के लिए लग रहा है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से। ओके, द नंबर ऑफ द ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एन। ये जो नंबर ऑफ टाइम होता है ऑक्सीलेशन का, ये पर यूनिट टाइम पे कंप्लीट होता है, इसे फ्रीक्वेंसी एन कहते हैं। ओके, एन इज द नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। एन से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? हम एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। ओके, नाउ क्यू क्या है? इज द मोशन ऑफ द लीफ ऑफ अ ट्री। एक क्वेश्चन है ये हमारा। क्यू स्टैंड फॉर अ क्वेश्चन। अगर ये जो मोशन होता है लीफ ऑफ द ट्री ब्लोइंग इन द विंड, पीरियोडिक। देखो जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो हवा की वजह से हिलते हैं, क्या वो पीरियोडिक है? द मोशन ऑफ द लीव्स ब्लोइंग इन अ ट्री सेड टू बी नॉन पीरियोडिक मोशन। वो नॉन पीरियोडिक मोशन होता है क्योंकि देखिए हवा का बहना फिक्स नहीं होता। तो अभी ये पत्ता है, अभी हवा बह रही है तो हिलेगा, हवा बहनी बंद हो गई तो ये रुक जाएगा। ओके, तो इसके लिए जो पेड़ पे पत्ते लगे हैं वो नॉन पीरियोडिक मोशन शो करते हैं। ओके, इट्स रिप्रेजेंटिंग द नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर? नाउ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले रखा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन? ये जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है SHM, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है SHM से, यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका शॉर्टकट मैं SHM लिख सकता हूँ। ओके, ये जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसको डिफाइन करते हैं लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी। ये एक लीनियर पीरियोडिक मोशन की बात करता है। ओके, जिसके अंदर फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा उसको मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करने पे लगे होते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के उसके मीन पोजीशन से। ओके, यहाँ पे देखें हमने डायग्राम भी ले रखा है। ओके, तो अब क्या है कि ये एक्स, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मीन पोजीशन है। दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ माई ऑब्जेक्ट। ये हमारा मीन पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। ओके, क्या होता है कि अगर मेरा ब्लॉक एम मीन पोजीशन पे है तो अब 2 ही केसेस होते हैं, या तो वो आगे की तरफ जा सकता है या तो वो पीछे की तरफ जा सकता है। तो जब भी एक ये रिजिड बॉडी हो गई, ये स्ट्रिंग हो गया, ओके, ये स्ट्रेच फॉर्म में है, ये रिलीज फॉर्म में है और ये कंप्रेस फॉर्म में है। तो 3 फिगर्स हमने यहाँ पे देखे हैं।
ओके, स्ट्रेच फॉर्म में क्या होगा, वो अपने मीन पोजीशन से आगे की तरफ यानी नीचे की तरफ जाएगा। ओके, रिलीज फॉर्म में वो अपनी मीन पोजीशन पे होगा, और कंप्रेस्ड फॉर्म में वो पीछे की तरफ जाएगा। देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो स्ट्रेच यानी फैल गया, कंप्रेस्ड यानी सिकुड़ गया, और रिलैक्स्ड यानी वो अपनी जगह पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूं कि ये कितना फैला, ये x फैला, यानी इसका स्ट्रेचिंग कितनी हुई, x हुई। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है यानी हवा में है। ओके, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वापस इसको मीन पोजीशन पे ले जाने के लिए वो -kx लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स 0 लगेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने मीन पोजीशन पे है। अब क्या होता है, ब्लॉक यहाँ से पीछे की तरफ जाएगा तो वो अपनी मीन पोजीशन से होते हुए कंप्रेस्ड फॉर्म में जब जाएगा, यानी जब वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी x डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी अपने मीन पोजीशन से। ठीक है, तो भी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो -kx लगेगा। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा +x और -x। कहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हाउ इट्स वर्क। देखिए यहाँ पे हमने देख लिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं। द मोशन इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे मोशंस को हम लीनियर, दिस मोशन इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव x और नेगेटिव x हो सकता है। f रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स यानी वो फोर्स जो उसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे ले जाएगा। k क्या है, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, यानी k इज अ फोर्स कांस्टेंट जो डिपेंड करेगा किस प्रकार का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, किस चीज का आपका स्प्रिंग बना हुआ है। ओके, नाउ अल्फा इज द एक्सेलरेशन, a यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए है। m इज द मास ऑफ अ ब्लॉक, m क्या है, मास है ब्लॉक का। तो फोर्स क्या आया मेरे पास, फोर्स इज इक्वल टू -kx। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइड यानी अपोजिट डायरेक्शन। अल्फा यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रख दूंगा। फोर्स की वैल्यू क्या है, यानी F इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, F की वैल्यू अगर मैं इसको रखूँ तो -k/mx मिलेगा। ओके, नाउ देयरफॉर द फोर्स एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो फोर्स और एक्सेलरेशन है वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम की तरफ डायरेक्टेड होंगे। नाउ अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड द रेस्टिंग सरफेस, हाउ विल इट गवर्न द मोशन ऑफ द ब्लॉक। क्या कह रहा है, अगर फ्रिक्शन है आपका ब्लॉक और जिस सरफेस एरिया में, यानी रेस्टिंग सरफेस में, ब्लॉक अगर किसी सरफेस के ऊपर है और वहां पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसके अंदर मोशन को आप किस तरीके से गवर्न करेंगे, मतलब मोशन का क्या रोल होगा उस ब्लॉक के अंदर, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन विल स्टेडी डिक्रीज सो दैट द मोशन विल बी पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। कह रहे हैं यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा मोशन का, अगर वो स्टेडी है यानी एम्पलीट्यूड लगातार मिल रहा है, स्टेडी है, स्टेडीली कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार नीचे की तरफ मोशन जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो जो मोशन है वो पीरियोडिक तो रहेगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, बट हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह पाएंगे। ओके, नाउ आपको हमेशा ये रिमेंबर रखना है, मैं बता देता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर इट। क्या बोला है, देखिए, रिमेंबर दिस। अगर मैं ऑक्सीलेशन पढ़ रहा हूं तो मुझे इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। अ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम वन एक्सट्रीम अदर एंड बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। कह रहा है कि एक ऑक्सीलेशन ऑब्जेक्ट का तभी खत्म होगा जब वो अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन से अपने इनिशियल पोजीशन तक आता है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा पेंडुलम है, ये उसका मीन पोजीशन है, ये दो उसके एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर मुझे इसका एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए, वो एक्सट्रीम पोजीशन से हमेशा अपने इनिशियल पोजीशन तक आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ है। द कंडीशन रिक्वायर फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन आर। क्या कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे कह रहे हैं, पहला पॉइंट है, ऑक्सीलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जो ऑक्सीलेशन हो रहा है
किसी भी पार्टिकल का वो उसके फिक्स पॉइंट से होना चाहिए। ऑक्सीलेशन कहाँ से होना चाहिए? फिक्स्ड पॉइंट से होना चाहिए। द नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। क्या बोला है कि जो भी नेट फोर्स आपका लग रहा है या जो भी एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए? उसके फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल कम बैक टू द फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो पार्टिकल है वो वापस से अपने फिक्स पॉइंट पे आएगा, किस फोर्स के कारण? रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ही वो वापस से अपने इनिशियल यानी फिक्स पॉइंट तक आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हार्मोनिक ऑक्सीलरेशन इज दैट ऑक्सीलरेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन सच एज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। यहाँ पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे हार्मोनिक ऑक्सीलरेशन को एक्सप्रेस करना है एक सिंगल फंक्शन ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में, तो क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होना चाहिए एक्सेलरेशन इनटू साइन ओमेगा टी के। ओके, एंगुलर मोमेंटम और टाइम के इक्वल होना चाहिए, और या तो आपका जो डिस्टेंस है वो एक्सेलरेशन इनटू कॉस ओमेगा टी के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो नॉन हार्मोनिक ऑक्सेलरेशन होगा, ये ऐसा ऑक्सेलरेशन है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में। तो ये क्या कॉम्बिनेशन देगा? इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर हार्मोनिक ऑक्सेलरेशन। ये दो या उससे ज्यादा हार्मोनिक मोशन के ऑक्सीलेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला है? आपका जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू साइन ओमेगा टी। ये फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे बोला है ना टू और मोर हार्मोनिक ऑक्सेलरेशन, तो ये आपका पहला हार्मोनिक ऑक्सीलेशन हो गया। ओके, और बी साइन टू टाइम्स ऑफ ओमेगा टी, ये आपका सेकेंड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन हो गया है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ अभी हमारा जो 5.4 है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, उसमें मैं क्या पढ़ूंगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे होगा इसमें? देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि इन लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। हमेशा फोर्स कहाँ पे लगने वाला है? हाँ, वो फोर्स ऐसा लगा हुआ होगा कि वो ऑब्जेक्ट को उसकी मीन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के x के प्रोपोर्शनल होगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऑब्जेक्ट का? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। हमेशा वो अपने मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेस होता है, तो इतना ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको याद रखना चाहिए, ये आप राइट डाउन करके ले सकते हैं। वेयर सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि अभी जो हम इक्वेशन देखेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं, उसमें जो k आएगा, k का मतलब हमें क्या समझना है? फोर्स कांस्टेंट। f यहाँ पे फोर्स होगा, w यहाँ पे जो आपको ओमेगा मिलेगा वो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, m मास ऑफ बॉडी है, अल्फा या a आपका एक्सेलरेशन होगा, और v मतलब वेलोसिटी। ये हमें मान के चलना है। नाउ अब यहाँ पे मेरा प्राइमरी इक्वेशन क्या है? सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के बारे में देखूंगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फोर्स है वो क्या होता है? नेगेटिव kx। अब ये क्यों आता है ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, फोर्स क्या होगा आपका? नेगेटिव kx होगा। अब अगर मैं इसको सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से कंपेयर करता हूँ, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि जो फोर्स है वो इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे दो फोर्स की वैल्यू मिली है। ओके, दोनों एफ एफ है। ओके, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। मैं एक f की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाले f की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। ओके, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आगे क्या है? नाउ अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वी नो दैट जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। नाउ अब मुझे ऑलरेडी वेलोसिटी की वैल्यू पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मुझे ओवरऑल जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाँ, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया है?
हाँ वैल्यू पुट कर दी है। अब हम अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें यहाँ पे ए था, मैंने ए की जगह सिर्फ ये वाली वैल्यू को लिख दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर। क्लियर नाउ। अब हम क्या देखेंगे, हाँ नाउ क्या होगा कि हम अब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज द इक्वेशन। क्या होगा कि ये जो है उसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, तो वहाँ पे जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू के इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ जीरो बचेगा। और ये दोनों ही टर्म नेगेटिव के फॉर्म में, बरोबर। तो नेगेटिव साइन आराम से अपने आप रिमूव हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड, तो भी गायब हो जाएगा। ओके नाउ अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया, मैं इसमें मास से डिवाइड कर दूंगा बोथ द साइड में। बोथ द साइड हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय मास कर देंगे, तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। देखो अगर मैं इसको डिवाइड बाय एम करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एम नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमने उसी फॉर्मेट में ले लिया है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस के एम के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि के बाई एम मतलब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। के बाई एम मतलब स्क्वायर होता है, तो हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। तो के एम मतलब क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। सेम इक्वेशन यानी डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यही है। दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मेरा पूरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन खत्म होता है। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द सिंबल ओमेगा इज एंड ऑल्सो द टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द मोशन। क्या सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों सिंबल ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म हम मोशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे है कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ठीक है, ऑफ एन इमेजिनरी पार्टिकल। आपके पास एक इमेजिनरी पार्टिकल है, वो किस रेट से अपना एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन बताता है, ओमेगा बताता है, यानी दैट्स योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये ओमेगा आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन बता रहा है इमेजिनरी पार्टिकल का, कहाँ पे, एक सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। अगर मैं लीनियर एसएचएम में बात करूं तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ये यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए पीरियोडिक नेचर। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा किस लिए यूज हो रहा है, पीरियोडिक नेचर को बताने के लिए यूज हो रहा है। वो किस तरीके से आगे पीछे आ जा रहा है वो बता रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन बताता है। इवन देयर इज अ नो एक्चुअल एंगल इन्वॉल्व, भले से उसमें कोई भी एक्चुअल एंगल इन्वॉल्व ना हो, वो सिर्फ जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, यहाँ पे आपका ओरिजिन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी आर्क में आगे पीछे कर रहा है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। क्लियर ना। अब हमें यहाँ और क्या दे रखा है, हम एक एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे 5.1 का, काफी इजी एग्जांपल है। इसमें बॉडी ऑफ मास, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, 0.2 kg है। ये परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम, और इसमें आपको जो एक्सपीरियंस आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स का, यानी आपका रिस्टोरिंग फोर्स कितना दे रखा है, 0.2 न्यूटन्स, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी वैल्यू ऑफ एक्स है, मीन पोजीशन से वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको डिटरमाइन क्या करना है, इसमें हम 3 चीजें डिटरमाइन करेंगे। पहला फोर्स कांस्टेंट, यानी सबसे पहले के की वैल्यू पता लगाएंगे। पीरियोडिक एसएचएम क्या है, ओके नाउ। और थर्ड हम क्या देखने वाले हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या है, ठीक है नाउ। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है कि जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर होगा तब के लिए हमको बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का मुझे फॉर्मूला पता है, K इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो देखिए माइनस आपको डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, तो हम फिलहाल अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं जिसमें वो माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब मेरा ये इक्वेशन अगर मैं माइनस हटा के देखूँ तो F इज इक्वल टू के एक्स होता है, बरोबर ना। अब अगर मुझे फोर्स कांस्टेंट के टर्म में चाहिए तो एक्स इधर आएगा, वो फोर्स को डिवाइड करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा,
फोर्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, फोर्स कांस्टेंट के टर्म में आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो वही लिखा हुआ है, रीअरेंज कर दिया है फॉर्मूले को, यानी के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स दे रखा है। नाउ अब यहाँ पे क्या है, मुझे फोर्स कांस्टेंट ऑलरेडी दिया है 0.2, डिस्प्लेसमेंट मुझे दे रखा है, ओके, वो कितना सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर मैं उसको मीटर्स में लूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0.04 मैंने यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन किया है, सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर्स, ओके। तो अब ये दोनों डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, देखो 5 न्यूटन्स पर मीटर हमारा आंसर क्या है, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ 0.2 को डिवाइड बाय 0.04 से करना है, तो आपका आंसर आएगा 5 न्यूटन्स पर मीटर। आप चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ओके ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, वैल्यू है। अब हमें सिर्फ आंसर निकालना है। अब इस जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, हाँ k बाय m होता है, अभी हमने डिस्कस किया, ओके। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो रहा है, ओमेगा डिवाइड हो रहा है, और ये किसके स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर के इज इक्वल टू होता है। तो हमारे पास सिर्फ ओमेगा है, तो ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के बाय एम आएगा, ओके। लेकिन द थिंग इज दैट कि ये यहाँ पे के बाय एम के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो ओमेगा है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मेरा ओमेगा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, एम बाय के हो जाएगा, क्लियर। तो के नीचे आ गया, आया समझ में ना। अब मुझे के पता है और मुझे दिया हुआ मास पता है, ओके 2 पाई। तो क्या होगा, इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो मुझे आंसर क्या मिलता है, मुझे आंसर मिलता है 0.4 पाई सेकेंड, यानी टाइम पीरियड आ गया 0.4 पाई सेकेंड का। नाउ थर्ड हमें बोला है फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन, तीसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर मतलब के बाय एम, के की वैल्यू मुझे पता है 5, एम की वैल्यू मुझे पता है 0.4, एक्स मुझे दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 0.04। इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे ओवरऑल आंसर क्या मिलता है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप आसानी से इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, देयर इज नो इशू, ओके। नाउ अभी हम लोग 5.5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल हार्मोनिक मोशंस देखेंगे। नाउ वी नो दैट अभी हमने देखा ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम का क्या होता है, तो यही होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यही है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम के लिए, ओके। ये किस टर्म में हम देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम टी के फॉर्मेट में देख रहे हैं, ओके। नाउ अभी क्या होता है कि ये जो ओमेगा स्क्वायर एक्स है मैं उसको इज इक्वल टू की इस तरफ ले जाता हूँ, तो देयरफॉर मुझे क्या मिलता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमने देखा हुआ है कि जो अल्फा है यानी एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ओके। नाउ अब क्या है कि और एक इक्वेशन है जो मुझे क्या बताता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ तो अब ये जो इक्वेशन मुझे मिला यानी ओमेगा यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी ए इज इक्वल टू ये जो आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एक्स जो दिया है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किस टर्म में है, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट x के फॉर्मेट में। तो हमें ये याद रखना है, यानी यहाँ पे मुझे सबसे पहला टर्म एक्सेलरेशन मिल गया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए ये एक्सप्रेशन है, इसे याद रखना है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, सेकेंड थिंग अगर मैं ध्यान से देखूं ना, अब हमें ये तो पता ही है, ये इक्वेशन अभी हमने देखा, देयरफॉर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। अब क्या होता है कि ये जो स्क्वायर फॉर्मेट में दिया है मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके। तो मैंने इसको दो फॉर्मेट में ले लिया। अब इसमें जो डी एक्स बाई डी टी है ये वी के फॉर्मेट में होता है, यानी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
ये इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। अब ये पूरा मेरा अगर v हो गया तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मैं इसको dv बाई dt लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे टर्म को v मान लिया है, तो मेरे पास क्या आएगा, dv बाई dt, तो मैंने वही यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया ना। अब यहाँ पे क्या dv बाई dt है, तो dv बाई dt को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, dv बाई dx इंटू dx बाई dt, यानी इन शॉर्ट मैंने इसको एलोबरेट किया है, फैला लिया, ये कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे dv बाई dt ही मिलता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx कर दिया है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे dv बाई dt की जगह मैं ये टर्म को लिख सकता हूँ, तो वही मैंने किया है, यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारा dx बाई dt है, ये v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, ओके। तो अब क्या होगा कि मैं इसकी जगह पे v लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं इसकी जगह पे v, और dv बाई dx एज सच लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ dx बाई dt की जगह v ले रखा है, ओके, जो अभी हमने देखा। अब ये जो x है डिनोमिनेटर में, मैं उसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो मुझे ओवरऑल इक्वेशन क्या मिलेगा, v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इस पूरे इक्वेशन का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रल का यहाँ पे साइन लगा दिया है मैंने, इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx, ठीक है। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मुझे अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ v dv का, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, v स्क्वायर बाय 2, ओके। और यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर एच सब था, x dx का इंटीग्रेशन करता हूँ तो x स्क्वायर बाय 2 मिलता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे एक कांस्टेंट c मिलता है, c क्या है, ये मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि a मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम किसका देख रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन बोला है कि व्हेन अ पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। क्या बोला है कि जब भी आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमें याद रखना है, तभी हमारा आगे का इक्वेशन कंटिन्यू हो पाएगा, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, ओके। नाउ अब क्या होता है कि इसके लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, प्लस और माइनस a चाहिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 चाहिए। अब मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें आपको x और v की वैल्यू को पुट कर देना है। ये जो आप इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हो, इसके अंदर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a और v इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि v अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना है, बस a स्क्वायर लिखना है, कांस्टेंट c। अब मैं रीअरेंज कर दूंगा इक्वेशन को c के टर्म में। अब ये जो इक्वेशन मुझे मिला है वैल्यू पुट करने के बाद, इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो देखो मुझे आंसर क्या मिलता है, ये तो 0 ही है। यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा c इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय x, ओके। ये प्लस 0 होगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, ओके। अब मैं c की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में ये c की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपको मिला प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, ओके। नाउ जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा ये वाला इक्वेशन मुझे मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए क्या होता है, डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों साइड तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ इक्वेशन क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मैंने वापस से अरेंज कर दिया, देखो ये माइनस वाला था तो मैं इसको पीछे ले गया, ये प्लस वाला था तो इसको आगे ले आया, a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें मुझे कौन सा ऐसा इक्वेशन है, कांस्टेंट क्या मिल रहा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए मुझे कांस्टेंट ओमेगा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओमेगा को बाहर ले लूंगा, इस पूरे इक्वेशन में से ओमेगा बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो v के ऊपर स्क्वायर है वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो ये तो रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बट यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो मुझे v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर जो 3 है, ये किस चीज का एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को भी क्लियर कर लिया, मुझे वेलोसिटी भी मिल गया डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। अब क्या होता है, वी नो दैट
v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हमको पहले से ही पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है। अब मैं v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। यहाँ पे आपको v की वैल्यू पुट कर देनी है, बस हमें पता है v क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, डी एक्स बाई डी टी आया इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ का जो dt है वो इस ओमेगा के पास चला जाएगा और ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो dx के नीचे आ जाएगा। मतलब मैंने इसका सिंपल रीअरेंज कर लिया है। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पे इक्वेशन क्या मिला। यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिलता है कि dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओमेगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो, अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर देता हूँ। मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रल साइन लगाया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स 1 एक्स बाय ए। ठीक है ना, और ओमेगा एच सच डी टी का किया तो टी आता है। ओके, और यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मिलता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं पर हमने एम टी का साइन डाला है। ठीक है ना, अब इस इक्वेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने इसको रीअरेंज कर लिया है। किसके फॉर्मेट में रीअरेंज कर लिया है, मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रीअरेंज कर लिया है। देखो क्या होगा कि ये साइन यहाँ पे इनवर्स में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, साइन आ जाएगा। ए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो सिंपली मुझे क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट, इस इक्वेशन को मैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रीअरेंज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके नाउ, ये जनरल एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एट टाइम टी। यानी ये जनरल इक्वेशन बन गया है। ये किस चीज का जनरल इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है टाइम पीरियड टी में। तो यहाँ पे हमारा तीनों एक्सप्लेसमेंट का भी फाइनली, डिस्प्लेसमेंट का भी फाइनली हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल लिया है। यानी मुझे x मिल गया, v मिल गया एंड a, ये तीनों की ही वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली। इसमें दो केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस क्या है कि अगर दो केसेस हैं, पहला केस 1 क्या बोलता है कि अगर आपका x 0 हो और टाइम 0 हो तो आपका ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन इनवर्स। यानी इसको मैंने इंटीग्रल कांस्टेंट के टर्म में ले लिया है। तो ये पूरा टर्म किसके बराबर होगा, 0 के, और ये पाई के इज इक्वल टू होगा 0 या पाई होगा। तो अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में इसकी वैल्यू रखता हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू रखता हूँ, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है फॉर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट फ्रॉम, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, सेकंड केस क्या कहता है, अब मीन पोजीशन का मैंने देख लिया तो हमारे ऑक्सीलेशन में दो ही पोजीशन है, मेन एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक मीन पोजीशन है। तो मैंने अगर मैं मीन का देख लिया तो सेकंड केस आपको एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में बता रहा है। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए दिया है और टाइम अगर आपका 0 है तो जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स x ए इज इक्वल टू, वो या तो पाई बाय 2 के बराबर होगा या तो 3 पाई बाय 2 के बराबर होगा। इसकी वैल्यूज रिलेटिवली हाई होती है, रिलेटिवली बट इसी डायरेक्शन में आएगा, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 रहेगा। ओके ना, तो अब यहाँ पे आपका x दिया है, x में अगर मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू डालूं तो मुझे देखो दो इक्वेशन मिल सकते हैं, या तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मिल सकता है, दूसरा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 मिल सकता है। तो ओवरऑल इक्वेशन जो है वो डिराइव होके क्या बनेगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस के टर्म में आ गया। ये एक्सप्रेशन है फॉर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट एसएचएम, ये स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। पहला वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो रहा था मीन पोजीशन से, ये वाले इक्वेशन की मदद से, साइन है तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इतना ध्यान में रखना है। एसएचएम डिस्प्लेसमेंट जो है, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। कब, जब साइन है इक्वेशन में, कॉस है इक्वेशन में, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी डाउट हो गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिवीजन एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।